इस एडवेंचर से भरी कहानी की शुरुआत होती है एक लेडी को दिखाते हुए जो कि एक जानवरों के अस्तबल में घुस गई और वहाँ कुछ घोड़ों को चोरी करके लेके जाने की कोशिश करती है। वो लड़की बिना किसी को पता चले अपना काम धीरे धीरे कर रही थी, लेकिन थोड़ी देर के अंदर उस जगह का मालिक आ जाता है जिसका नाम रॉबिन हुआ करता था। रॉबिन ने जैसे ही उस अनजान लड़की को देखा कि वो यहाँ पर चोरी करने आई है तो वो उसे पकड़ लेता है। हालांकि अभी रॉबिन ने लड़की को डैमेज नहीं पहुंचाया था और उससे वो पूछने लगा कि तुम्हारा इंटेंशन क्या है और तुम कहाँ से बिलोंग करती हो। वो लड़की तो यहाँ पर कुछ खाने पीने की चीजें ढूंढने आई थी और अपने फैमिली वालों के लिए कुछ सामान ले जाने आई थी। उस लड़की ने अपना चेहरा दिखाते हुए कहा कि मेरा नाम मैरी है। अब यहाँ रॉबिन जब उस लड़की को इतने पास से देखता है तो वो एक तरीके से उससे प्यार करने लगा था। रॉबिन तो उस लड़की को कुछ भी नहीं करता, उल्टा वो तो उससे दोस्ती करने के लिए हाथ बढ़ा देता है। मैरी के भी ज्यादा दोस्त नहीं हुआ करते थे तो वो रॉबिन को भी एक अच्छा साथी समझने लगी थी। अब धीरे धीरे रॉबिन और मैरी के बीच काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो एक दूसरे से मिलने लगे थे। शायद से अब उन दोनों में प्यार पनपने लगा है जो धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ता जाएगा। रॉबिन ने अपने प्यार का इजहार मैरी से कर दिया था और मैरी भी उसे हाँ कर देती है। उन दोनों ने तो अब ये डिसाइड किया कि कुछ समय में शादी करके वो सेटल हो जाएंगे। लेकिन एक दिन रॉबिन को चर्च की तरफ से एक लेटर आता है। दरअसल चर्च वालों ने रॉबिन को एक युद्ध के अंदर बुलाया है जो कि वो अरेबियंस के खिलाफ लड़ेंगे और ये रॉबिन का धर्म था तो उसे जाना ही पड़ेगा अपने लोगों को बचाने के लिए। रॉबिन एक बहुत ही अच्छा आर्चर होता है, उसका निशाना कभी चूकता नहीं था, इसीलिए सारे सैनिक उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। युद्ध में दुश्मनों पर दूर से हमला करने का पूरा काम रॉबिन का हुआ करता था। अब रॉबिन को मजबूरी के कारण उस जंग में पार्टिसिपेट करने के लिए जाना तो होगा ही, इसीलिए अब वो बहुत उदास हो जाता है और मैरी को इतना कहता है कि तुम मेरा वेट करना, मैं जरूर तुम्हारे लिए लौट कर आऊंगा। मैरी भी इससे बहुत उदास हो गई थी। लेकिन अब यहाँ रॉबिन निकल पड़ता है अपने उस जंग के लिए। बहुत सारी सेनाएं एकजुट होकर अपने दुश्मनों से लड़ रही थी और रॉबिन भी उसमें इक्वली कंट्रीब्यूशन दे रहा था। उसने तो अपने दुश्मनों को बो एंड एरो की मदद से काफी ज्यादा डैमेज प्रोवाइड किया। भले ही रॉबिन और उसके सैनिकों की संख्या बहुत कम थी और दुश्मनों की बहुत ही ज्यादा, लेकिन फिर भी उनके सैनिक 10 सैनिक के बराबर थे। सभी बड़ी बहादुरी से अपने दुश्मन से लड़ते रहे और उन्हें बहुत डैमेज प्रोवाइड किया। रॉबिन जब दूसरों पर हमला कर रहा था तभी एक सैनिक रॉबिन को मारने के लिए आ गया। रॉबिन क्लोज कॉम्बैट फाइटिंग में उतना अच्छा नहीं होता, लेकिन सबसे सेफ वाली बात यह हो गई कि वहां रॉबिन का एक साथी आकर उसे बचा लेता है और दुश्मन को मार देता है। आज अगर वो नहीं आता तो रॉबिन की जान ही चली जाती। इसी तरीके से करते हुए कई साल बीत जाते हैं और उन्होंने अरेबियंस के उस किले को हासिल कर लिया था। अरेबियंस की वो छोटी सी सेना पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है और वहां पर रॉबिन के कम्युनिटी वालों का कब्जा हो गया था। रॉबिन को यहाँ कई साल बीत चुके होते हैं और ऐसा एक भी दिन नहीं कि उसने मैरी को याद न किया हो। रॉबिन सोचता था कि जल्द से जल्द वो ये युद्ध खत्म करके मैरी के साथ अपनी जिंदगी गुजारेगा। अब यहाँ रॉबिन का एक लीडर पता नहीं क्यों अजीब सी हरकतें करने लगा। उसने तो अरेबियंस के मासूम लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया। जैसा उनका लीडर कहेगा वैसा ही सैनिकों को करना पड़ता था, तो सैनिक अपना काम कर रहे थे। लीडर एक छोटे बच्चे को मारने का आदेश दे देता है और वहाँ पर उसका फादर भी था। लड़के का फादर लीडर से रिक्वेस्ट करने लगा कि प्लीज उसे छोड़ दो, लेकिन लीडर इन सभी को अपना दुश्मन मानता था तो इन्हें खत्म करना जरूरी है। वहाँ के सैनिक जैसे ही उस लड़के को मारने जाते हैं तभी बीच में रॉबिन आ जाता है। रॉबिन ने उस हमले को रोक लिया क्योंकि वो ये सारी चीजें नहीं देख सकता। उन सभी की लड़ाई अरेबियंस के राजा और उनके सैनिकों से थी, ना कि उन सारे मासूम लोगों से जिन्होंने कुछ किया ही नहीं। बट अब लीडर ने सैनिकों को रॉबिन को पकड़ने के लिए कहा और उसे दूर लेकर चले गए। रॉबिन की आंखों के सामने उस छोटे बच्चे की जान ले ली जाती है और अब यहाँ लीडर ने तो देख लिया था कि किस तरीके से रॉबिन उन सभी के खिलाफ लड़ रहा है। इसीलिए लीडर अपना एक बो एंड एरो निकालता है और सीधा फायर करता है रॉबिन के ऊपर। रॉबिन को काफी चोट लगी थी और वो बहुत घायल होकर नीचे गिर गया। लीडर तो रॉबिन को अब वापस भेज देते हैं क्योंकि उसका अब सेना में कुछ काम नहीं। रॉबिन जो एकदम घायल पड़ा हुआ था उसे समुद्र के रास्ते से वापस उसके गांव में भेज दिया जाता है। रॉबिन अपने आप से डिसअपॉइंटेड था क्योंकि वो उन सारे मासूम लोगों की जान नहीं बचा पाया। पर अब फिलहाल के लिए रॉबिन अपना मूड चेंज करके अपने गांव की तरफ बढ़ता है मैरी से मिलने के लिए। रॉबिन जब खुशी के मारे अपने घर की तरफ जाता है तो वो पूरी तरीके से तबाह हो चुका था। रॉबिन को बिल्कुल नहीं समझ रहा होता कि उसके इस घर की हालत ये किसने की। वहाँ पर तो उसके सारे फैमिली मेंबर्स और मैरी भी मौजूद नहीं थे। रॉबिन इन चीजों से एकदम परेशान हो चुका था
था क्योंकि उसे अपने फैमिली मेंबर्स और मैरी को ढूंढना होता है। वो जब चर्च के अंदर मौजूद एक फादर के पास आया तो उसे सच्चाई पता चली। फादर साफ साफ बताते हैं कि हमें पता चला था कि रॉबिन की मृत्यु हो चुकी है। ऐसी बातें सभी को पता चल गई थी तो यहाँ के लीडर ने तुम्हारे घर को खाली करा दिया। उस फादर के अकॉर्डिंग रॉबिन की पूरी फैमिली और मैरी तक कोल माइनिंग फैक्ट्री की तरफ काम करते हैं। ये फैक्ट्रियां यहाँ से दूसरी तरफ थी, इसीलिए रॉबिन एकदम परेशान होकर वहाँ जाने लगा। रॉबिन इसीलिए खुश हो रहा था क्योंकि शायद मैरी उसके लिए अब तक वेट करती रहेगी और अब इतने समय बाद जब वो दोनों मिलेंगे तो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। उस माइनिंग फैक्ट्रीज में काफी सारे वर्कर्स काम करते थे और अपनी दिनचर्या का आधे से ज्यादा समय वहीं बिताते। अब जब रॉबिन यहाँ थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसे मैरी दिखाई दी। मैरी पहले से और ज्यादा ब्यूटीफुल हो गई थी जिसे देखकर रॉबिन उसके पास जाने लगा, लेकिन अगले ही मोमेंट में मैरी के ठीक साइड में एक दूसरा आदमी आता है। मैरी और वो दोनों बहुत ही प्यार भरी बातें कर रहे थे और यहाँ मैरी उसके साथ खुश भी थी। ये चीजें रॉबिन बिल्कुल नहीं देख पा रहा था। उसे ये समझ में आ चुका होता है कि शायद ये खबर मिलने के बाद मैरी ने दूसरी शादी कर ली और वो तो उस दूसरे आदमी के साथ एकदम सेटल हो गई है। इन चीजों की वजह से रॉबिन बहुत ही उदास हो गया और वहां से रोते हुए जाने लगा। रॉबिन उस समय बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब माइंडेड हो गया था, लेकिन उसके सामने अब बेन नाम का एक आदमी आता है। बेन ने तो रॉबिन का रास्ता ही रोक लिया था। बाद में पता चला कि बेन नाम का आदमी कोई और नहीं बल्कि वही था जिसके बेटे को उस लीडर ने जान से मार दिया होता है। बेन को अभी भी रॉबिन के बारे में सब कुछ पता था, इसीलिए वो रॉबिन के साथ उसे सब कुछ समझाने लगा कि यहाँ की चीजें किस तरीके से काम करती हैं। जितने भी गरीब लोग हैं उन्हें बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता था, तो हमें साथ मिलकर आवाज उठानी पड़ेगी जिससे कि इन अमीरों को अपनी पोजीशन का पता चल सके। अब हमें यहाँ पर उस पूरी जगह का शेरिफ दिखाया जाता है जो कि वहाँ का कार्यभार संभालता था। शेरिफ तो अब वहाँ काम करने वाले सारे वर्कर से और ज्यादा टैक्स वसूलने की बात कर रहा होता है, क्योंकि टैक्स जितना वसूला जाएगा उतना ही इस जगह को अच्छे बनाने में मदद मिलेगी। उन सारे लोगों में मैरी और उसका हस्बैंड भी मौजूद था और उसका हस्बैंड शेरिफ से कहता है कि हम पहले भी बहुत सारा टैक्स दे चुके हैं, इससे ज्यादा टैक्स लेना सही नहीं होगा। लेकिन शेरिफ उसके हस्बैंड की एक बात नहीं सुनता और सभी के ऊपर उतने % ज्यादा का टैक्स अप्लाई कर देता है। उस जगह पर तो थोड़ी देर में रॉबिन भी आ चुका था जो कि मैरी से छुप रहा होता है, लेकिन मैरी को यहाँ कहीं न कहीं अंदाजा हो गया कि रॉबिन जिंदा है और वो यहाँ पर आ चुका है। वो खुश तो हो रही थी लेकिन साथ ही साथ दुखी भी थी, क्योंकि मैरी का सपना था कि वो रॉबिन के साथ अपनी जिंदगी गुजारे, यानी आज भी कहीं न कहीं वो रॉबिन से प्यार करती है। रॉबिन तो वहाँ से बहुत गुस्से में जा रहा था क्योंकि शेरिफ इनके ऊपर अत्याचार कर रहा है, लेकिन बेन ने यहाँ रॉबिन को रोक लिया और उसे बताने लगा कि हमें एक साथ मिलकर काम करना है, तुम अकेले ये बिल्कुल भी नहीं कर सकते। बेन और रॉबिन अब अच्छे दोस्त बन चुके थे और हर एक चीजें एक दूसरे से शेयर किया करते। वहीं अब हमें थोड़ी देर बाद मैरी दिखाई गई जो कि रॉबिन से मिलना चाहती थी। वो लोगों से पूछते हुए सीधा उसकी लोकेशन पर आ चुकी होती है और रॉबिन को आवाज दे रही होती है। रॉबिन भी मैरी से मिलना चाहता था, लेकिन बेन ने रॉबिन को रोक दिया और बताने लगा कि हमारे प्लान के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अगर तुम मैरी से बातचीत करोगे तो तुम्हारा ध्यान डिस्ट्रैक्ट होगा। इसीलिए रॉबिन ने भी अपने काम को प्रायोरिटी दी और बेन की बात मानते हुए मैरी से नहीं मिलता। अब यहाँ बेन ने रॉबिन को ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिया था जिससे कि वो अपना निशाना और भी अच्छा कर सके। धीरे धीरे लगातार मेहनत करने के बाद रॉबिन का निशाना और अच्छा हो जाता है। बेन उसे अच्छा निशाना सिखाने के साथ साथ हमलों से बचना भी सिखाता है। और अब एक समय पर ट्रेनिंग करने के बाद जब रॉबिन को लगा कि वो तैयार हो चुका है तो उसने और बेन ने मिलकर एक अटैक किया उन सारे लोगों के ऊपर जो कि पूरे लोगों के टैक्स का पैसा जमा करते थे। ये सभी शेरिफ के आदमी होते हैं, इसीलिए अब रॉबिन उन सभी पर हमला करते हुए लगातार मारता रहता है और उनके टैक्स के पैसे को ले लेता है। किसी को ये कानो कान खबर नहीं होती कि उनका ही पैसा चोरी हो चुका है। रॉबिन उन सारे टैक्स के पैसों को खुद यूज नहीं करता, बल्कि उन्होंने प्लान बनाया था कि सबसे पहले वो शेरिफ और मैनेजमेंट का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। शेरिफ सभी लोगों को एक जगह आमंत्रित करता था जहाँ पर वो टैक्स के पैसों को जमा करते। उन्हीं सभी लोगों में अब रॉबिन भी आ चुका था जिसने कि सबसे ज्यादा टैक्स के पैसे दिए हुए होते हैं। अब इन चीजों को देखकर सच में शेरिफ और कई लोगों का ध्यान उसकी तरफ चला गया। उन्हें लगने लगा कि रॉबिन के पास काफी पैसा है, इसीलिए वो उसे अपने मैनेजमेंट में शामिल कर ले। लेकिन इन सभी को क्या पता था कि जो पैसा रॉबिन दे रहा है वो उन्हीं का चुराया गया है। अब रॉबिन जब वहाँ से जा रहा था तो मैरी उसके सामने आ जाती है। मैरी रॉबिन से बात करना चाहती थी, लेकिन रॉबिन ने साफ कह दिया कि हमारे बीच में जो भी था अब खत्म हो चुका है, हमें अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा। मैरी की आंखों में बहुत ही ज्यादा नमी दिखाई दे रही थी जिससे पता चलता
बोलता है कि वो रॉबिन से प्यार करती है। अब पीछे से बैन इशारा करने लगा तो रॉबिन वहाँ से निकल जाता है। मैरी यहाँ पर फिर से काफी उदास हो गई। यहाँ तो रॉबिन बैन की मदद से और भी ज्यादा टैक्स के पैसे चुराने लगा। उनमें से कुछ पैसे रॉबिन मैरी के घर पर रख देता है क्योंकि उसे पैसों की सच में जरूरत थी। मैरी समझ नहीं पाती कि इतने पैसों को आखिरकार कौन छोड़ कर गया है, लेकिन वो ये गॉड का गिफ्ट समझ के अपने पास रख लेती है। इसी तरीके से रॉबिन लगातार टैक्स के बचाए गए पैसों को चुरा रहा होता है। अब हमें यहाँ पर शेरिफ का एक आदमी दिखाया गया जो शेरिफ के पास जाकर उसे बता रहा था कि टैक्स का पैसा कोई चोरी कर रहा है। वहाँ पर तो कई सारी मनी ले ली गई थी और इसके पीछे कौन था उन्हें भी नहीं पता। शेरिफ इस बात से एकदम चौंक गया और कहने लगा कि हमारे टैक्स के पैसों के पास और ज्यादा पहरेदारी लगा दो, वहाँ सिक्योरिटी बढ़नी चाहिए जिससे कि वहाँ पर कोई चोरी ना हो पाए। शेरिफ का आदमी तो ये काम करने के लिए चला जाता है और रास्ते में उसे मैरी मिल रही थी। शेरिफ ने तो मैरी को भी बता दिया कि सरकार का टैक्स का पैसा कोई चोरी कर रहा है। मैरी कहने लगी कि जो भी इंसान उन पैसों को चुरा रहा है वो अच्छा ही काम कर रहा है। उसने वो सारे टैक्स के पैसे चुराकर गरीबों में ही बांटे हैं जिनके पैसे वो हुआ करते थे। ये सारी बातें रॉबिन वहाँ पर खड़ा हुआ सुन रहा था। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि मैरी उसके बारे में ये सोचती है। रॉबिन अगले टाइम से जितने भी टैक्स के पैसे चुराता उसका आधा अमाउंट गरीबों में बांट देता। देखते ही देखते सारे लोग अब ये समझने लगे थे कि कोई एक ऐसा अजनबी वाला इंसान है जो गरीबों में उनके हक का पैसा वापस दे देता है। रॉबिन अपने निशाने की वजह से बहुत फेमस हो चुका था तो सभी उसे अब रॉबिन हुड नाम से बुलाते हैं। लेकिन अब इतनी ज्यादा चोरी होने की वजह से शेरिफ का बहुत ज्यादा लॉस होने लगा। वो तुरंत ही इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहता था, इसीलिए वो अपने सारे मेंबर्स को बुलाता है सॉल्यूशन निकालने के लिए। उस पूरी मीटिंग के अंदर शेरिफ ने रॉबिन को भी बुलाया था, पर शेरिफ को क्या पता कि सारे पैसे चोरी करने का काम रॉबिन खुद ही कर रहा है। शेरिफ ने उनसे साफ साफ राय लेते हुए कह दिया कि हमें किसी भी हालत में उस चोर को पकड़ना होगा जो हमारे टैक्स के पैसों को ले रहा है। इसके लिए बहुत सारी जल्द से जल्द बातें होने लगी, इसीलिए रॉबिन सीधा आकर बैन को सब कुछ बताता है। रॉबिन तो बैन को और सलाह देने लगा कि हमें बड़े पैमाने पर चोरी करनी होगी। ये चोरी ऐसी होगी जहां उनका पूरा टैक्स का पैसा खत्म हो जाए। अब वहीं दूसरी तरफ हमें पता चला कि पूरा टैक्स का पैसा किसी और जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है। ये सब सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ही हो रहा था। बैन तो अब यहाँ जानबूझकर अपना भेष बदलकर उस गाड़ी के सामने आ जाता है जिससे कि डिस्टर्बेंस पैदा हो। सभी सैनिक बैन को दूसरी तरफ लेकर चले गए थे और इससे रॉबिन को मौका मिल गया जो कि घोड़ा गाड़ी के नीचे आ जाता है। अब वो घोड़ा गाड़ी सीधा दूसरे महल के अंदर चली गई जहाँ सिक्योरिटी बहुत ज्यादा होती है। रॉबिन अपने प्लान कर ही रहा था कि जिससे वो टैक्स के पैसे को चुरा ले, पर इससे पहले उनमें से एक सिक्योरिटी गार्ड ने उसे देख लिया था। अब सारे के सारे गार्ड्स टूट पड़े होते हैं रॉबिन के ऊपर। रॉबिन अपनी जान बचाते हुए भाग रहा था। का निशाना इतना तेज होता है कि वो सभी के वार से बचते हुए उन्हें एलिमिनेट करता जाता है। उसका पूरा फाइटिंग स्टाइल बहुत ही यूनिक होता है जिसके सामने कोई टिक नहीं पाता। पर अपने आप को बचाते समय रॉबिन को एक तीर लग जाता है जिससे कि वो घायल हो गया। रॉबिन ठीक से चल नहीं पा रहा था तो उसने सोचा कि अभी के लिए ये मिशन अबॉर्ट करना पड़ेगा। वो तो सीधा वहाँ से बचते हुए दूसरी तरफ चला गया जहाँ बैन उसका इंतजार कर रहा था। वो दोनों फिलहाल के लिए वहाँ से अपने अड्डे पर चले जाते हैं जहाँ वो सुरक्षित रहेंगे। भले ही वो इतने सारे पैसे चुराने में कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन बैन रॉबिन को अच्छी खबर देता है कि उस चर्च का लीडर आ रहा है। वो एक बहुत ही बड़ा इंसान था जो इस पूरी जगह का कार्यभार लीडर के ऊपर संभालता था। इसी वजह से वो दोनों प्लान करते हैं कि हमें उस फादर का दिल जीतना होगा चाहे कुछ भी हो जाए। शेरिफ ने तो चर्च के लीडर का आमंत्रण करने के लिए एक बहुत ही बड़ी पार्टी रखी होती है। उसमें कई सारे लोग आए थे जहाँ पर अब लीडर का सम्मान किया जाएगा। लेकिन वहाँ पर हमें रॉबिन के पहचान का एक आदमी मिलता है जिसने की एक गार्ड से चाबियां चुरा ली थी। वो चाबियां सीधा मैरी को दे देता है। मैरी वहाँ सीक्रेट तिजोरियों को चाबी की मदद से खोल देती है और कई सारे इंपॉर्टेंट पेपर्स चुरा लेती है। ये पेपर्स बहुत ही ज्यादा सीक्रेट थे जिसके अंदर कई सारे पॉलिटिशियंस के बारे में और उनकी न्यूज लिखी हुई थी। अब थोड़ी देर में एंट्री होती है उस लीडर की जिसका स्वागत शेरिफ कर रहा था, पर अब रॉबिन तो अपने उसी साथी को जानबूझ के पकड़ के वहाँ सामने लाता है। दरअसल रॉबिन दिखाना चाहता था कि वो उनके प्रति कितना लॉयल है और उसने साफ साफ शेरिफ और लीडर के सामने कह दिया कि ये आदमी चोरी करने की कोशिश कर रहा था। शेरिफ को बहुत गुस्सा आता है और उसने तो इस आदमी को मारने के आदेश दिए, पर रॉबिन ने ये बात चेंज करते हुए कहा कि आप इसे चर्च से निकाल दीजिए, यही इसके लिए सबसे बड़ी सजा होगी। लीडर और शेरिफ दोनों को ये बात अच्छी लगती
होती है और वो रॉबिन की बात मान जाते हैं। यानी रॉबिन ने एक तरीके से उन दोनों का भरोसा जीत लिया था। शेरिफ और लीडर तो कई सारी सीक्रेट बातें अब रॉबिन के सामने भी करने लगे, क्योंकि उन्हें लगता था कि रॉबिन उनका ही साथी है। लीडर और शेरिफ बात करते जा रहे थे कि कैसे उन्हें मिलकर इंग्लैंड के राजा को हराना है और उनकी सत्ता अपने हाथों में लेनी है। इसीलिए अब शेरिफ ने लीडर से ये प्रॉमिस कर दिया कि वो अपने कई सारे साथियों की मदद से उसके साम्राज्य में जो लोग रहते हैं उनसे सारे पैसे छीन कर लेके आ जाएंगे। इन चीजों के बाद उनके पास अब इतने मनी हो जाएंगे कि वो अरेबियंस का साथ ले सकते थे। शेरिफ ने बिना देरी किए अपने कई सैनिकों को उन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए भेज दिया। मैरी तो उन सारे इंपॉर्टेंट पेपर्स को अपने हस्बैंड को दे देती है जिससे कि वो कुछ कर सके। उन्हें भी पता चल चुका था कि लीडर और शेरिफ मिलकर इंग्लैंड के राजा पर हमला करने वाले हैं, लेकिन अब मैरी का हस्बैंड कहता है कि हमें इन चीजों में पड़ने की कोई जरूरत नहीं, ये सभी बड़े लोगों के काम है और उन्हें ही संभालने दो। बात ये थी कि मैरी का हस्बैंड इसीलिए शेरिफ के खिलाफ नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसे भी शेरिफ की पोजीशन चाहिए थी। इन्हीं चीजों की वजह से उन दोनों में बहुत ज्यादा डिस्कशन होने लगी और वहाँ से वो जाने लगे। पर तब तक वो सारे सैनिक आ चुके थे जो लोगों को मारकर उनके पैसे छीन रहे होते हैं। उन सैनिकों ने तो मैरी को भी पकड़ लिया था, पर अगले मोमेंट में रॉबिन और बेन आ जाते हैं जो कि उन बदमाश सैनिकों को मारते हुए मैरी को बचाकर जाने लगे। अब उस घोड़ा गाड़ी के ऊपर मैरी मौजूद थी और बार बार वो रॉबिन हुड का चेहरा देखती है। उसे ये कहीं न कहीं समझ में आ चुका था कि रॉबिन हुड कौन है। उसने जब मास्क उठाया तो ये रॉबिन ही था जिसके बारे में मैरी को पता होता है। उस जगह पर सैनिक अब इतने ज्यादा बढ़ चुके थे कि बेन ने रॉबिन को कहा कि तुम मैरी को लेकर एक सेफ जगह पर जाओ। रॉबिन को ये ठीक लगता है, इसीलिए वो मैरी को लेकर वहां से चला गया। बेन इतने सारे सैनिकों से अकेला कभी नहीं लड़ सकता था, इसीलिए सैनिकों ने बहुत बुरी तरीके से मारते हुए बेन को पकड़ लिया और उसे शेरिफ के सामने पेश करने लगे। शेरिफ तो बेन से सब कुछ पूछ रहा होता है कि आखिर रॉबिन हुड कौन है, लेकिन बेन इतना वफादार था कि वो अपना मुंह नहीं खोलता। उसने रॉबिन हुड के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। अब दूसरी तरफ हमें मैरी का हस्बैंड दिखाया जाता है जो कि एक लीडर की तरह काम कर रहा था, लेकिन उसने लोगों को फाइट करने के बजाय ये सलाह दी कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। उसी मोमेंट पर एंट्री होती है रॉबिन हुड की। सभी ये देखकर चौंक गए थे कि उनका मसीहा आ चुका है। रॉबिन हुड ने अपना चेहरा निकाला तो सब देखते हैं कि ये तो रॉबिन है, यानी रॉबिन ने अपनी आइडेंटिटी सभी के सामने रिवील कर दी है। रॉबिन ने तो यहाँ सभी को मोटिवेट किया कि हम अगर एक हो जाएं तो इन सारे शेरिफ के खिलाफ लड़ सकते हैं। मैरी के हस्बैंड को भी ये बात अच्छी लगती है तो वो रॉबिन का साथ देने के लिए रेडी हो गया। रॉबिन तो सीधा उस फादर से जाकर मिलता है जिसे कि चर्च से निकाल दिया गया था। फादर ने सारी इन्वेस्टिगेशन की और ये बताया कि शेरिफ अपना सारा खजाना दूसरी तरफ शिफ्ट कर रहा है। अगर उस टैक्स के खजाने को उससे दूर कर दिया गया तो शेरिफ पूरा कंगाल हो जाएगा। तो रॉबिन और उसके सभी साथी डिसाइड करते हैं कि वो उस खजाने को चुराएंगे। यहाँ बहुत सारे सैनिकों की सिक्योरिटी के साथ उस खजाने को ट्रांसफर किया जा रहा था, लेकिन रॉबिन के पास एक और आइडिया होता है। वो एक पर्टिकुलर जगह पर बॉम्ब लगा दे रहा था जहाँ फटने के बाद सारा सोना पानी के अंदर एक रास्ते पर गिरेगा और वहाँ से बाकी सभी लोग उस पूरे खजाने को ट्रांसफर करके कहीं दूसरी तरफ लेकर चले जाएंगे। वहाँ पर धमाका करते ही सारा खजाना नीचे चला गया जिस तरीके से उन्होंने प्लान किया था। चुने हुए लोग अब उस खजाने को ट्रांसफर भी करने लगे, पर उतने सारे सैनिक अब पूरे लोगों के ऊपर टूट पड़ते हैं हमला करने के लिए। उस प्रोसेस के अंदर हर एक इंसान अपने हक के लिए लड़ रहा था, पर अचानक एक तीर आकर सीधा रॉबिन को लग जाता है। रॉबिन घायल हो चुका था, इसीलिए मैरी वहां आकर उसका इलाज करती है। उन दोनों के बीच अभी भी एक लव एंगल दिखाई दे रहा था। यही चीजें जब मैरी के हस्बैंड ने देखी तो वो समझ गया कि जरूर इन दोनों के बीच कुछ तो मौजूद है। अब मैरी यहाँ रॉबिन को ठीक करके सीधा अपने हस्बैंड के पास बढ़ती है क्योंकि उसके ऊपर भी सैनिकों ने हमला किया था। पर अब मैरी का हस्बैंड बहुत ही नाराज होता है। उसने मैरी को यहाँ से चले जाने के लिए कह दिया। अब यहाँ रॉबिन जब नोटिस करता है कि उसके कई सारे साथी मारे जा रहे हैं, तब जाकर रॉबिन ने अपनी आइडेंटिटी उन सैनिकों के भी सामने रिवील कर दी थी और वो चाहता था कि आम लोगों को मारने के बजाय सैनिक उसे लेकर जाएं। सभी सैनिक बहुत गुस्सा हो जाते हैं और अब रॉबिन को पकड़कर शेरिफ के महल में लेकर जाने लगते हैं। शेरिफ भी ये देखकर चौंक गया कि रॉबिन ही रॉबिन हुड है जो इतने समय से उन्हें गुमराह करके सारी चीजें परफॉर्म कर रहा था। शेरिफ तो अपने कई सैनिकों को यहाँ पर बुलाता है जो कि अब शायद रॉबिन को मारना चाहता था, बट रॉबिन की जान जाती इससे पहले एक सैनिक तो सभी को मारने लगा। वो और कोई नहीं बल्कि बेन ही था जो कि रॉबिन की मदद करने वहां आ चुका होता है। बेन ने सभी सैनिकों को घायल कर दिया और शेरिफ को भी दूर फेंक दिया होता है। रॉबिन और बेन ने तो मिलकर अब यहाँ शेरिफ को भी मार दिया जिससे कि अब सारी चीजें पहले जैसी हो गई हैं। रॉबिन और बेन के प्लान के अकॉर्डिंग अब वो सारा खजाना लोगों के पास है जो वो अपने डेवलपमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, यानी कि उन्हें अब पैसे की कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन हमें यहाँ पर दिखाया गया कि अब शेरिफ के मरने के बाद मैरी का हस्बैंड काफी गुस्से में था।
उसे पहले से ही शेरिफ की पोजीशन चाहिए थी, तो अब शेरिफ की पोजीशन खाली होने के कारण वो चाहता है कि वो उसकी जगह ले ले। एक फादर की मदद से सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने के बाद मैरी का हस्बैंड शेरिफ बन जाता है। शेरिफ तो अब सभी लोगों को आकर समझाने लगा कि हमें रॉबिन को मारना होगा, वो हमारे लिए खतरा है जो एक समय के बाद सभी को मार देगा। यानी एक तरीके से मैरी का हस्बैंड लोगों को रॉबिन हुड के खिलाफ भड़का रहा था। रॉबिन हुड दूर से ये सब देख रहा होता है और उसने एक एरो मारा अपने पोस्टर के ऊपर। इन सारी चीजों से मैरी का हस्बैंड काफी चौंक गया और इसका मतलब होता है कि रॉबिन ने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। यानी कि अब एक इंटरनल फाइट स्टार्ट होगी रॉबिन और मैरी के हस्बैंड के बीच। रॉबिन ने सीख लिया था कि कभी हार नहीं मानेगा और लगातार बुराई के खिलाफ लड़ते हुए लोगों को इंसाफ दिलाएगा। हमारी भी कहानी इस तरीके से यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।